गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। EL 309 कंप्यूटर कम्युनिकेशन के 5वें यूनिट नेटवर्क प्रोटोकॉल के टॉपिक 5.2 HDLC प्रोटोकॉल के आज के इस वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सतीश कुमार नाथ, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली से आपको आज HDLC प्रोटोकॉल के बारे में समझाऊंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। HDLC stands for High Level Data Link Control। यह प्रोटोकॉल ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा विकसित किया गया एक प्रोटोकॉल है। यह एक बिट ओरिएंटेड, कोड ट्रांसपेरेंट, सिंक्रोनस डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है। HDLC नोड्स के बीच में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए डेटा लिंक लेयर के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल समूह में से ही एक प्रोटोकॉल है। तो बेसिकली ये डेटा ट्रांसमिट करने के लिए डेटा लिंक लेयर का एक प्रोटोकॉल है। चूँकि ये डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है, अतः इसमें डेटा फ्रेम के रूप में ऑर्गेनाइज होता है। फ्रेम के रूप में उसको स्ट्रक्चर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और फ्रेम को नेटवर्क पर सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाता है। जब रिसीवर यानी कि डेस्टिनेशन तक फ्रेम पहुंच जाती है सफलतापूर्वक, तब एक्नॉलेजमेंट द्वारा इस आगमन को कंफर्म किया जाता है। HDLC जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस दोनों प्रकार की सर्विस प्रदान कर सकता है। हम लोग पहले बात कर चुके हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक डेडिकेटेड कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, जिसका उस सोर्स और डेस्टिनेशन के अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कनेक्शन लेस का मतलब ऐसा कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है जो पब्लिक नेटवर्क के थ्रू ही डेटा का ट्रांसमिशन होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड एक रिलायबल सर्विस है, कनेक्शन लेस एक प्रकार की अनरिलायबल सर्विस है। लेकिन कनेक्शन लेस की कॉस्ट कम होती है और कनेक्शन ओरिएंटेड की कॉस्ट ज़्यादा होती है। ये एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, यानी कि बिट्स की फॉर्म में यहाँ पे डेटा का ट्रांसमिशन होता है, जो पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट दोनों प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए उपयोगी है। पॉइंट टू पॉइंट का तात्पर्य है एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन होगा, इन दोनों के बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन होगा। मल्टी पॉइंट का मतलब यहाँ पर सोर्स तो एक ही है, लेकिन उसकी जो डेस्टिनेशन है, जो रिसीवर है, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो उस केस में ये मल्टी पॉइंट ट्रांसमिशन होगा, कम्युनिकेशन होगा। इसके लिए HDLC में अलग अलग प्रकार के मास्टर स्लेव ट्रांसफ़र मोड होते हैं। मास्टर स्लेव का मतलब कंट्रोल एक एंड पर रहेगा, जो कि हमारा सेंडिंग एंड है, जो डेटा को सेंड कर रहा है, सोर्स है, वो मास्टर की फॉर्म में रहेगा, और जो रिसीवर है या डेस्टिनेशन है वो स्लेव रहेगा। इसका ये तात्पर्य कतई नहीं है कि जो PC एक बार मास्टर बन गया वो हमेशा हर प्रकार के ट्रांसमिशन में मास्टर रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जिस समय जो डेटा भेज रहा है वो मास्टर रहेगा, वो कंट्रोल करेगा इस प्रोटोकॉल के अंदर, और जो डेटा रिसीव कर रहा है वो स्लेव रहेगा। हो सकता है अगली बार जो सिस्टम पिछली बार रिसीव कर रहा था, इस बार वो डेटा सेंड करेगा, तो उस केस में वो अगली बार जो है सेंड करने वाला जो है वो मास्टर बन जाएगा। तो दो प्रकार के मास्टर स्लेव मोड हैं। पहला है नॉर्मल रेस्पॉन्स मोड NRM, और दूसरा है असिंक्रोनस रेस्पॉन्स मोड ARM। आजकल ARM ट्रांसफर मोड अधिक उपयोगी नहीं है, इसके स्थान पर असिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड का अधिक उपयोग किया जाता है। तो हम लोग दो मोड को पढ़ेंगे, NRM नॉर्मल रेस्पॉन्स मोड और असिंक्रोनस बैलेंस मोड को पढ़ेंगे। तो पहला ट्रांसफर मोड है नॉर्मल रेस्पॉन्स मोड। ये बेसिकली एक सिंक्रोनस मोड है। सिंक्रोनस का तात्पर्य है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेशन। प्राइमरी का मतलब जो डेटा भेज रहा है, और सेकेंडरी का मतलब जो डेटा रिसीव कर रहा है। यहाँ पर प्राइमरी का तात्पर्य सोर्स से और सेकेंडरी का तात्पर्य डेस्टिनेशन से है। तो ये किस प्रकार से सिंक्रोनाइज है आपस में? ये इस प्रकार से सिंक्रोनाइज है कि जिस समय प्राइमरी स्टेशन डेटा भेजेगा, उस समय सेकेंडरी स्टेशन किसी प्रकार का कोई डेटा नहीं भेजेगा। सेकेंडरी स्टेशन अपना रेस्पॉन्स केवल प्राइमरी स्टेशन के डेटा या कमांड भेजने के पश्चात ही करेगा। तो एक बार में कमांड जाएगा
और अगली बार में रिस्पॉन्स आएगा। इस प्रकार से सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन होता है, इसलिए इसको सिंक्रोनस मोड कहा गया है। इसमें दो प्रकार के स्टेशन होते हैं, एक प्राइमरी स्टेशन जो कमांड सेंड करते हैं, और दूसरे सेकेंडरी स्टेशन जो कमांड का रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये प्राइमरी स्टेशन है, ये पॉइंट टू पॉइंट, ये जो है हमारा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, जहाँ दोनों तरफ एक ही प्राइमरी स्टेशन है और एक ही सेकेंडरी स्टेशन है। और दूसरा हमारा मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, जहाँ पे एक हमारे प्राइमरी स्टेशन है जबकि n जो है वो हमारे सेकेंडरी स्टेशन यहाँ पे हो सकते हैं। इस मोड को पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट दोनों प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। ये सिंक्रोनस प्रकार का ट्रांसफर मोड है, ये मैं बता चुका हूँ। यानी बारी बारी से अपनी बारी आने पर ही कमांड जाएगा और उसका रिस्पॉन्स अगली बार आएगा, एक साथ दोनों काम नहीं होंगे, इसलिए इसको सिंक्रोनस कहा गया है। अगला है असिंक्रोनस रेस्पॉन्ड मोड, ARM। आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा प्राइमरी, इसमें कोई प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेशन नहीं है, दोनों ही स्टेशन साइमल्टेनियसली कमांड और रेस्पॉन्स भेज सकते हैं। इसमें कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस्ड होता है, इसमें प्रत्येक स्टेशन कमांड भेज सकता है और कमांड का जवाब दे सकता है। तो पिछली बार जो हमने कहा था कि प्राइमरी स्टेशन और सेकेंडरी स्टेशन, इसमें इस प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसमें केवल पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन किया जा सकता है, इसमें मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है HDLC फ्रेम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार शॉर्ट नोट में 4 नंबर में 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। HDLC फ्रेम, जैसा कि हमने बताया, HDLC एक डेटा लिंक लेयर पर काम करने वाला प्रोटोकॉल है। तो इसमें डेटा जो है वो फ्रेम के रूप में भेजा जाता है। अब इस फ्रेम में क्या क्या फील्ड हो सकते हैं? इस एक HDLC फ्रेम में सामान्य तौर पे 6 फील्ड होते हैं और फ्रेम के प्रकार के अनुसार उसकी संरचना भिन्न होती है। यहाँ 3 प्रकार की फ्रेम है जिसको हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो HDLC फ्रेम में फील्ड निम्न अनुसार होते हैं। पहला है फ्लैग फील्ड। ये फ्लैग फील्ड दोनों एंड पर है, स्टार्टिंग एंड पर भी है और एंडिंग पर भी है, स्टार्ट पर भी है और एंडिंग पर भी है। ये 8 बिट का फ्रेम बिट होता है, फ्लैग बिट होता है, जो फ्रेम की शुरुआत और अंत को चिन्हित करता है। और इसका पैटर्न 0 6 टाइम 1 0 ये फिक्स है। ये पैटर्न आते ही रिसीवर को या सेंडर को पता चल जाएगा, रिसीवर को पता चल जाएगा कि भाई एक नई फ्रेम शुरू हो गई है। और वापस जब ये पैटर्न आएगा तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे फ्रेम समाप्त हो गई है। दूसरा फील्ड है एड्रेस फील्ड। इसमें रिसीवर का एड्रेस होता है। यदि फ्रेम को प्राइमरी स्टेशन द्वारा भेजा जाता है तो इसमें सेकेंडरी स्टेशन का एड्रेस होगा, और यदि इसे सेकेंडरी स्टेशन द्वारा भेजा जाता है तो इसमें प्राइमरी स्टेशन का एड्रेस होगा। यानी कि यहाँ पर हम असिंक्रोनस मोड के बारे में बात कर रहे हैं। सिंक्रोनस के वाले केस में हमेशा ही इसमें प्राइमरी स्टेशन का ही एड्रेस होता है। एड्रेस फील्ड 1 बाइट का होता है, 1 बाइट से लेकर कई बाइट तक का हो सकता है, न्यूनतम 1 बाइट का होता है। तीसरा कंट्रोल फील्ड, ये 1 से लेकर 2 बाइट तक का फील्ड है, जिसमें फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल से संबंधित सूचना होती है। पेलोड, जो एक्चुअल जो हम कह रहे हैं ना डेटा ट्रांसमिशन हमें करना है, वो जो डेटा भेजा जाता है उसको पेलोड कहा जाता है। जो एक्चुअल में डेटा ट्रांसमिट हमें करना है, तो ये नेटवर्क लेयर से डेटा को प्राप्त करके उसको वहन कर सकता है, उसको ट्रांसमिशन कर सकता है। इसकी लंबाई अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग हो सकती है। FCS, ये एक प्रकार का एरर को चेक करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला फील्ड है। फ्रेम चेक सीक्वेंस, इसके लिए CRC को स्टैंडर्ड कोड के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। तो देखिए ये 5 तो ये हो गए और छठा एक फ्लैग वापस से रिपीट होगा। तो कुल 6 फील्ड होते हैं, फ्लैग, एड्रेस, कंट्रोल, पेलोड, FCS और वापस से एक बार फ्लैग। तो ये जो है HDLC फ्रेम का स्ट्रक्चर है, जिसको कि हमने डायग्राम में भी दिखा रखा है। HDLC फ्रेम के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। 3 प्रकार की HDLC फ्रेम्स हो सकती है, I फ्रेम, S फ्रेम और U फ्रेम। इंफॉर्मेशन फ्रेम, सुपरवाइजरी फ्रेम और अननंबर्ड फ्रेम। इंफॉर्मेशन फ्रेम का मतलब जिसमें डेटा होता है,
जिसके अंदर डेटा जाएगा वो हमारी इंफॉर्मेशन फ्रेम है। इस प्रकार की फ्रेम में नेटवर्क लेयर से यूज़र डेटा का परिवहन किया जाता है। ये फ्रेम फ्लो और एरर कंट्रोल की जानकारी को भी डेटा के साथ पिगी बैंकिंग तकनीक के द्वारा भेजी शामिल कर सकती है। देखिए, पिगी बैंकिंग तकनीक क्या होती है? पिगी बैंकिंग तकनीक का मतलब है कि जो अतिरिक्त सूचना जोड़ दी जाती है, ये नेटवर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्लो और एरर कंट्रोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डेटा के साथ में अटैच कर देते हैं। ये तकनीक पिगी बैंकिंग तकनीक कहलाती है। यानी कि ऐसा समझिए कि स्टेशन 1 को स्टेशन 2 को डेटा भेजना है, और स्टेशन 2 जब उस डेटा का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा या ये जो अतिरिक्त सूचना भेजेगा, वो अतिरिक्त सूचना एक अलग से पैकेट बना के नहीं, और बल्कि कोई अन्य डेटा जो कि उसे वापस स्टेशन 1 को भेजना है उस डेटा के साथ जोड़कर भेज देते हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए कि किसी व्यक्ति को मुझे कोई संदेश भिजवाना है, लेकिन वो इस चीज़ के लिए वो संदेश को एक्सप्लिसिटली अलग से नहीं भेजेगा। जब उसको अन्य कोई वस्तु मेरे को भिजवानी है, अन्य कोई डेटा मुझे भिजवाना होगा, तो उसके साथ वो संदेश भी जोड़ के भेज देगा। तो जिससे क्या है कि अननेसेसरी ट्रैफिक भी नहीं होता है। ठीक है। और तो ये एरर और फ्लो कंट्रोल की सूचना एक्सप्लिसिटली अलग पैकेट में नहीं भेजी जाकर रिसीवर द्वारा अगले ट्रांजैक्शन में जब कभी भी कोई डेटा ट्रांसमिशन किया जाएगा उसके साथ भेजी जा सकती है। दूसरा है सुपरवाइजरी फ्रेम या एस फ्रेम। इस प्रकार की फ्रेम का उपयोग फ्लो और एरर कंट्रोल के लिए तब किया जाता है जब पिगी बैंकिंग करना संभव नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि रिसीवर को कभी सेंडर को वापस डेटा भेजना ही नहीं है फ्यूचर में, तो अब उसके लिए वो अनंत समय तक, इनफाइनाइट टाइम तक इंतजार तो नहीं करेगा। तो इसके लिए जब पिगी बैंकिंग करना संभव ही नहीं है, क्योंकि रिसीवर ने सेंडर से फ्रेम प्राप्त कर ली, अब उसे वापस सेंडर को कोई भेजने के लिए डेटा है ही नहीं, तो उस केस में फिर उसको अलग से एक सुपरवाइजरी फ्रेम भेजनी पड़ेगी। ठीक है। इस फ्रेम में इंफॉर्मेशन फील्ड नहीं होता है, इसमें इंफॉर्मेशन फील्ड नहीं होता है। तीसरा है अननंबर्ड फ्रेम अथवा यू फ्रेम। लिंक मैनेजमेंट सहित अन्य कई प्रयोजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ यू फ्रेम में इंफॉर्मेशन फील्ड होता है और कुछ में नहीं होता है, जो कि इस यू फ्रेम के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हमने ये जो डायग्राम देख रहे हैं हम लोग, इसमें ये HDLC फ्रेम के फील्ड्स को दिखाया गया है, और ये जो फील्ड फ्रेम का जो प्रकार है वो बेसिकली इसके कंट्रोल फील्ड के आधार पर ही तय हो रहा है। कंट्रोल फील्ड के अंदर ही सूचना के अंदर चेंजेस आ रहा है, तो वो जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को एक्सप्लिसिटली यहाँ पर हमने शो किया है कि आई फ्रेम में क्या होगा कंट्रोल फील्ड, एस फ्रेम में कंट्रोल फील्ड क्या होगा, और यू फ्रेम में कंट्रोल फील्ड क्या होगा, उसको हमने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे दिखाया है। तो आप इसको देखिएगा अच्छे से। इसी के साथ मेरा आज का सेशन पूरा होता है। HDLC प्रोटोकॉल से संबंधित अगर आपका कोई फीडबैक है या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल आईडी पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।